साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत में जो संविधान है उसमें भाग 16 के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करें। इसके एक एक अनुच्छेदों को देखेंगे और साथ में बीच बीच में बताते चलूँगा कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो अनुच्छेद है माने 330 से लेकर 342 तक लिख दिया हमने। 330 से 342 तक भाग 16। ये बहुत ही विवादास्पद खंड है। विवादास्पद इसलिए कि इसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए संवैधानिक स्थिति को या संवैधानिक क्या कह सकते हैं बाध्यता को प्रदान किया गया है उनके उन्नति के लिए। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि किन की उन्नति की जाएगी। बात समझ रहे हैं? हमारे देश में कुछ वर्गों को कमजोर माना गया है और उन्हें विशिष्ट स्थान रखा गया है उन्नति के लिए। लेकिन ये वर्ग कमजोर हैं, सही है, लेकिन कौन है ये निर्णय संविधान ने उस समय नहीं किया। राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया कि राष्ट्रपति जब चाहें जिस वर्ग को चाहें विशिष्ट वर्ग में समाहित कर सकते हैं। अब यही जो चीज़ है वो बाद में आकर के अभी थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न करते रहती हैं, लेकिन व्यवहारिक लोकतांत्रिक राजनीति में ये सब होते रहता है। ये साधारण सी बात है, पूरी दुनिया में सब चीज़ें हुई, तो हमारे यहाँ कोई नई तो है नहीं। अब देखिए कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर विशिष्ट वर्ग कौन थे, ये कहाँ से आ गए, इसमें कैसे लोग समाहित थे और इन्हें क्यों रखा गया। हमारे देश में बहुसंख्यक जो जनता, जब देश आज़ाद हुई या देश आज़ादी से पहले और आज बहुसंख्यक जो जनता है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। इस धर्म में मतलब हिंदू धर्म में एक जातीय सोपान चला रहा है। अब आज भी है, आज भी आप समाचार माध्यमों में सुनते होंगे कि अमुक जगह में कोई दलित वर्ग के लोग हैं, वो दूल्हा है, शादी है, वो डीजे नहीं बजा सकते हैं या घोड़े पर नहीं चढ़ सकते हैं। ये आज भी इस तरह की घृणित और माने गंदी मानसिकता वाली बातें समाचार माध्यमों में आप सुनते रहते हैं। हालांकि समाचार माध्यम जो हैं वो कितने सही कितने गलत सुनाती हैं ये एक अलग मामला है, लेकिन इस तरह के मामले आते रहते हैं। ये सोच के भी एक क्या कह सकते हैं विस्मयकारी स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई कोई आदमी घोड़ा चढ़े या घोड़ी चढ़े, आपको क्या जा रही है। तो आज ये स्थिति है आज़ादी के 75 साल के बाद। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में जितने भी मामले थे, जितने भी लोग थे, वो जातीय स्थिति से उनकी हैसियत निर्धारित होती थी। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है तो वो मानसिक अपंग होने के बाद भी पूजनीय माना जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लिया है और वो स्वस्थ स्थित है, काम कर रहा है, अपने किसी कार्य में दक्ष है, फिर भी वो अछूत माना जाएगा। ये स्थिति थी आज़ादी के समय भी। तो जब इसको थोड़ा सा और पीछे देखें तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठित हुई और उसने अपने राजनीतिक आंदोलन को पूरे भारत में चलाना प्रारंभ किया, तो उसके सामने भी यही एक व्यवहारिक पहलू सामने आ रहे थे कि उसमें जो लोग थे वो सिर्फ अपर कास्ट के लोग थे, मध्य जातियां और निचली जातियां लोग जुड़ नहीं पा रही थी। तो कांग्रेस ने उन सबको एक एक कर जोड़ा। और राजनीति में जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आइए कुर्सी पर बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता। राजनीति में उन्हें कुछ हक और हुकूक देने का वादा किया जाता है, और साथ ही जब स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उन्हें वो हक और हुकूक दिया भी जाता है। यदि नहीं दिया जाएगा तो वो वर्ग नाराज हो जाएंगे, नारुष्ट हो जाएंगे और फिर समाज में समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आप विभिन्न देशों के राजनीतिक सामाजिक स्थिति को देखिए और भारत में भी राजनीतिक सामाजिक स्थिति को देखिए तो ये समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे वर्गों के हितों को संरक्षित किया गया, वर्गीय विद्वेष जो है हमारे यहाँ घटते चला गया। अब कोई जानबूझ के रखे तो उसका कोई उपाय नहीं है। आज आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, जिस भी ट्रेन में जाते हैं, जिस भी बस में बैठते हैं, आप अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखिए, क्या वो आपकी स्थिति से समान है? क्या आप उन्हें टच कर रहे हैं या वो आपको टच कर रहे हैं तो इसके कारण कोई समस्याएं खड़ी हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन हमारे ही देश में एक समय में स्थिति थी। अब कुछ समय पहले तक, अब अभी का मुझे करेंटली कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक पुलिस विभाग में भी, स्टेट पुलिस में भी हर एक जातियों के अलग अलग बैरक हुआ करते थे। हालांकि मैं कुछ पहले की बात बता रहा हूँ, वर्तमान मुझे जानकारी नहीं। तो
ये हमारे यहाँ जाति स्थिति थी। जब देश आज़ाद हुआ तो सभी जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए बराबरी का हक दिया गया और संविधान में वर्णित किया गया कि केवल मतलब संविधान जो है या जो संसद है या जो राष्ट्रपति हैं या कोई भी बड़ा संगठन या कोई भी स्थिति केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगी। याद रखिए, ये जो चीज़ें हैं इसके आधार पर भेद नहीं किया जाएगी। किसके आधार पर? धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर। और साथ ही इसके आगे केवल भी लगा दिया गया है, यानी कि इसके अलावा कोई भेद है तो किया जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है? मान के चलिए कि कोई राजनीतिक है, पद पर है, वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, मतलब नहीं है, और वो रोड पे कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए विशिष्ट स्थिति रखा जा सकता है। उनके आवागमन के लिए, उनके रहने सहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके मिलने जुलने के लिए, ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी मेरे विस्मृति में नहीं आ रही है, उनको रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें हमने सिर्फ एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा बता दी, लेकिन याद रखिएगा कि संविधान में केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर संविधान आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। और आज़ादी से पहले यही भेदभाव हुआ करते थे। जब संविधान सभा बढ़ी, संविधान सभा में बैठक शुरू हुई तो ये मामले बहुतायत में आने लगे कि भाई जो कमज़ोर वर्ग है उसको आप कैसे रखेंगे। आपको पता होगा कि पूना पैक्ट हुआ, कैसे बाबा साहब ने महात्मा गांधी के साथ समझौते किए, कैसे महात्मा गांधी ने बाबा साहब के साथ समझौते किए, कैसे बाबा साहब जो थे अपने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो अधिकार थे उसके लिए बहुत चिंतित थे। तो इन समग्र चिंताओं को जो आज़ादी से पूर्व थी और आज़ादी के समय में बनी हुई थी, याद रखिए वो बनी हुई थी और इतनी विकराल समस्या थी कि उसका मतलब आज जिन्हें यदि समझ नहीं है तो अलग बात है, जिन्हें समझ है वो समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला हो, यदि वो अपने से उच्च कुल यानी कि जाति से उच्च व्यक्ति के सामने हो तो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ऐसी उस समय सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। तो इससे क्या, अब समझिए कि इससे होता क्या था? तो इससे होता था कि टैलेंट जो था वो मार खा जा रहा था। हालांकि कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि टैलेंट मार खा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो टैलेंटेड हो आगे आएगा, इसमें कहीं कोई रोकने वाली बात नहीं है। सरकारों ने क्या किया, मतलब आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी और संविधान में क्या किया गया कि ये जो विशिष्ट वर्ग थे इनको कुछ संवैधानिक आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण ही नहीं किया गया, उनके आरक्षण को सुनिश्चित भी कर दिया गया ताकि उनके जो आरक्षण है उसको कहीं दिक्कत ना हो, उनके जो संवैधानिक स्थिति हो कहीं समस्याग्रस्त ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि 2-4 पीढ़ी वो अच्छे रहें बाद में फिर नीचे ही चले आए। तो संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया। और कैसे दिया गया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, हमने हेडिंग दिया है कि भारत में विशेष वर्ग एवं उनके अधिकार। अब समझिए कि विशेष वर्ग कौन है। तो जब देश आज़ाद हुआ था और अभी भी आप देखेंगे कि भारतीय समाज के जाति सोपान में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। पहला अपर कास्ट, जिन्हें बहुधा सवर्ण बोला जाता है। ये लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत में हमेशा से इस देश में ऊंचे रहे हैं। हालांकि ये एक किताबी बातें हैं कि हमेशा से ऊंचे रहे हैं, बहुत जगहों पर वो नीचे भी रहे हैं, लेकिन जो नीचे लोग थे उनसे तो हमेशा ऊंचे रहे हैं। फिर एक ऐसा मेहनत कश वर्ग था जिन्हें आज ओबीसी कहा जाता है। ये जो वर्ग था वो सामाजिक राजनीतिक हैसियत में सवर्ण से थोड़ा नीचे था, लेकिन अपने आप को दलितों से ऊपर मानते थे। और ये जमीन पर इनका बहुतायत नियंत्रण था और ये जमीन पर बहुत ही कार्य किया करते थे, अर्थात पूरा मेहनत कश वर्ग था ये, जिन्हें आज हम बहुधा ओबीसी वर्ग कहते हैं। तीसरा जो वर्ग था वो अछूत था, न इनके पास जमीन थी, न इनके पास धार्मिक स्थिति थी, न इनके पास राजनीतिक स्थिति थी, और न ही इनके पास कोई सामाजिक स्थिति या औकात थी। अर्थात ये धरती पर रेंगने वाले, मानवीय रूप में रेंगने वाले एक ऐसे जीव थे जिन्हें कहीं पर भी कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। मैं अब इससे नीचे कोई शब्द नहीं वर्णित कर सकता, लेकिन इनकी स्थिति जो थी आप उससे भी नीचे मान सकते हैं। गले में चलते समय घंटा लगाना, झाड़ू लेके चलना, कोई उच्च कुल का व्यक्ति मिला तो उसके सामने से हट जाना, ऐसी चीज़ें आपने इतिहास की किताबों में पढ़ी होंगी। वो थी, हालांकि जितनी लिखी गई हैं उतनी थी कि नहीं थी, एक अलग सामाजिक पहलू है, लेकिन ये चीज़ें थी। छुआछूत हमारे देश में इतना ज़्यादा था कि कांग्रेस के प्रथम कुछ साल के अधिवेशनों में भी लोग छुआछूत का वो क्या कहते हैं पालन करते थे। आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे देश में जब राजनीतिक आंदोलन को जन आंदोलन में बनाने के लिए विचार आया, जब
राजनीतिक आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन बनाया गया, तो वहाँ पर इस सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी कि भाई जब जन आंदोलन बनेगा तो उसमें वो जन भी शामिल होंगे जो इस धरती पर रहते हैं। तो उन सबको समाहित किया गया और कालांतर में धीरे धीरे उन्होंने एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई। तो ये विशिष्ट लोग कौन थे, हमने इसको संक्षेप में बताया। हालांकि जब दीर्घ में जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़ सकते, 12वीं की किताब में पढ़ सकते हैं। तो अब ये विशिष्ट वर्ग, अब इस विशिष्ट वर्ग को संवैधानिक स्थिति पर देखिए। अभी हमने जो बोला वो कथा कहानी स्थिति थी, अब संवैधानिक स्थिति पर देखिए। विशिष्ट वर्ग का निर्धारण हमारे देश में राष्ट्रपति के एक अधिसूचना से होती है, और राष्ट्रपति जो अधिसूचना है वो राज्यवार जारी करते हैं, और साथ ही राज्य के जिस भी राज्य के बारे में जारी करें उसके संबंधित राज्यपाल से जरूर इस पर चर्चा करेंगे। अर्थात हमारे यहाँ कौन विशिष्ट वर्ग होगा कौन नहीं होगा ये राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद निर्धारित होता है, और यह अधिसूचना राज्य के मामले में राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद होती है। और एक बार जब यह अधिसूचना जारी हो गई तो उसके बाद फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, और चेंजिंग करनी है तो संसद करेगी। यानी कि किसी वर्ग को उसमें समाहित करना है, किसी वर्ग को उसमें निकालना है, यह कार्य संसद करेगी, न कि फिर उसके लिए राष्ट्रपति दोबारा कोई अधिसूचना जारी करेंगे। इसको फिर से देख लीजिए। हमारे देश में विशिष्ट वर्ग का निर्धारण राष्ट्रपति की अधिसूचना से होती है, और उस अधिसूचना में बदलाव मतलब घुसाना और निकालना का जो काम है वो संसद करती है, और राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह के बाद किसी राज्य के वर्ग को SC ST में रख सकते हैं या उसके लिए अधिसूचित कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ विशिष्ट वर्गों के बारे में एक साधारण और संक्षेप की बात है जो आपको हमने बताई। अब देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, याद रखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में 3, हालांकि चतुष्वर्गीय स्थिति रखी गई है, लेकिन जो आज़ादी हुई थी और उसके बाद भी आप गांव में जाएंगे तो यही 3 तरह के वर्ग मिलेंगे। एक वर्ग मिलेगा जो सवर्ण है, एक वर्ग मिलेगा जो ओबीसी, जिन्हें आज ओबीसी कहा जाता है, ये भी समर्थवान है, लेकिन इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो थी वो सवर्णों से कुछ कम थी, और एक थे SC जो शेड्यूल कास्ट जिन्हें बोला जाता है। अब एक समस्या है ST के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में व्यवहारिक अंतर यह है कि ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं ये हिंदू धर्म व्यवस्था के अंग के वो लोग हैं जिन्हें कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है और ये अछूत है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के साथ ऐसी बात नहीं थी। अनुसूचित जनजाति का अपना एक सिस्टम था, अपना कल्चर था, लेकिन भारत सरकार का मानना था कि ये दोनों एक हैं और दोनों को एक ही में रख करके उन्होंने एक ही चश्मे से दोनों को देखा। हालांकि अनुसूचित जातियों में इस बात का बहुत रोष है कि हमें आपने एक ऐसे चश्मे से देखा जिससे देखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, यानी कि हमारा जो आपका हमको देखने का जो आपका दृष्टिकोण था वो अलग था, आपको तो कुछ अलग दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए था। खैर, ये राजनीतिक मामला है। तो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो उन्हें विधायिकाओं में आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? विधायिकाओं में। क्यों दिया गया है? ताकि उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा उनको विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया गया है, यानी कि उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा। विशेष प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया कि वो विधायिकाओं में समस्त लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और वो विशिष्ट रूप से चुने भी जाएंगे। जब भारत में चुनाव शुरू हुआ था तो अंग्रेजी भारत में चुनाव ऐसे होता था कि अपने कास्ट वाले को अपने कास्ट वाले ही वोट देंगे, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं रखी गई। अभी क्या है कि सीटों का परिसीमन होता है। परिसीमन के बाद कोई सीट को SC सीट या ST सीट घोषित तो की जा सकती है, वहाँ से सिर्फ SC या ST के लोग ही खड़े हो सकते हैं, परंतु वोट सब लोग देंगे। बात समझ रहे हैं? वोट सब लोग देंगे। लेकिन खैर, अब देखिए, उसके लिए हमने निर्वाचन का वीडियो बनाया, उसको देख सकते हैं। तो कुछ चीजें दी गई हैं। पहला क्या है? विधायिकाओं में आरक्षण। दूसरा, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व। तीसरा, उनके लिए क्या कहा गया? नौकरी एवं पदों में आरक्षण। उसके बाद उन्हें शैक्षणिक अनुदान दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय आयोग एवं जांच आयोग का गठन किया गया। अब कहने का मतलब है कि इनके स्थिति को देखते हुए इनके लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों में क्या क्या है? विधायिकाओं में आरक्षण, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, नौकरी एवं पद में आरक्षण। लेकिन नौकरी एवं पद में आरक्षण तो दिया जाएगा, साथ ही क्या कह सकते हैं, उसको कार्य की कुशलता को बनाए रखने का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा प्रतिबंध उसमें लगाया गया है।
साथ ही उन्हें शैक्षणिक अनुदान भी दिया जाएगा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़ न जाए, इसके लिए सरकारी अनुदान जो उन्हें पहले मिल रही थी मिलेगी और बाद में भी उन्हें दिया जाएगा। साथ ही ध्यान रखेंगे कि उनके लिए समय समय पर जांच आयोग भी बैठाए जाते हैं और वो जांच आयोग देखता है कि आखिर इन्हें जो आरक्षण दी गई वो कहाँ तक सफल हुई और इन्हें कैसे और सफलता के लिए आगे ले जाया जाए। तो ये था हमारे यहाँ भारत में विशेष वर्ग से संबंधित प्रारंभिक पहलू, और ये जो है भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 ए तक है। पहले 42 नहीं था, अब 42 एक हो गया, ए हो गया। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा कि भारत में विशिष्ट वर्गों से संबंधित भाग है, तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 ए। अब हम लोग एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने बोला वो कथा कहानी थी, बातें थी जो व्यवहारिक चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आपको समझ में बहुत लोगों को ये नहीं आता कि भाई क्यों आरक्षण दिया गया। तो आरक्षण आज नहीं दिया गया, पहले से दी गई है। पहले से इसलिए दी गई कि वो बेचारे इतने नीचे थे कि सोचिए कि आज 75 साल के आरक्षण के बाद भी घोड़ा चढ़ने से उनको मना कर दिया जा रहा है या पीट दी जा रही है। देखिए, सबसे पहला है इसमें अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व या सीटों में आरक्षण, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होगा, वो अनुच्छेद 330 घोषणा करता है। यानी कि जो लोकसभा जब भी गठित होगी तो उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, कितनी आरक्षित रहेंगी ये परिसीमन के बाद निश्चित होता है। हालांकि वर्तमान की मैं बात बता दे रहा हूं, वर्तमान में कुल 131 सीटें हैं आरक्षित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, जिसमें 84 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। यदि परसेंटेज देखा जाए तो 24.03% सीटें जो हैं इन दोनों के लिए आरक्षित हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूपी से एससी के लिए सीट आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश से वर्तमान लोकसभा में। अब देखिए, फिर से इसको समझ लीजिए कि अब प्रश्न पूछेगा, इसको समझ लीजिए। प्रश्न ये पूछेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 330। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो 1971 के जनसंख्या के जनगणना पर है। यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में जो सीटों का आरक्षण इन्हें दिया जा रहा है। और ये प्रावधान यानी कि 1971 के जनगणना के आधार पर 26 तक रहेगा। ये प्रावधान 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। बहुधा यही पूछा जाता है, बहुधा जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यही पूछे जाएंगे, क्या कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 2026 तक किया गया। तो 84 में संविधान संशोधन, जनगणना कब का, 1971 का। लेकिन राज्य विधायिका के मामले में यही जो परिसीमन है या यही जो स्थिति है 2001 की जनगणना को रखा गया। ध्यान रखेंगे, लोकसभा के मामला में जनसंख्या जो है 1971 की रहेगी, लेकिन राज्य विधानसभा के मामला में जो जनगणना है वो 2001 की रहेगी। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, कुल 131 सीट, 84 अनुसूचित जाति के लिए, 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति से जो सीटें हैं यूपी से आरक्षित हैं और एमपी से एसटी के लिए। 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जो आरक्षण है 2026 तक रहेगा। और किस जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर रहेगा, 1971 के जनगणना के आधार पर। अब है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 अब मान के चलिए अब घिसने वाला है। ये लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व को बताता है। अब देखिए कि आंग्ल भारतीय कौन है। आंग्ल भारतीय का मतलब हो गया वैसे व्यक्ति जिनके पुरुष पूर्वज में कोई यूरोपियन रहे हैं, पुरुष माता में नहीं, कोई पुरुष पूर्वज में यूरोपियन रहे हैं, उन्हें माना गया है क्या, आंग्ल भारतीय। इसके साथ इनका जो आरक्षण था वो 2 सीटें था। यानी कि जब राष्ट्रपति को लगे कि आंग्ल भारतीयों को ये
क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, तो मैक्सिमम 2 लोगों को क्या कह सकते हैं निर्वाचित नहीं, मनोनीत कर सकते थे। ये जो आंग्ल भारतीय का आरक्षण था वो 2020 में समाप्त हो गया, यानी कि सरकार ने 2020 के बाद इनके आरक्षण को बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है। हालांकि समाप्त शब्द को अभी घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानूनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इनके आरक्षण को बढ़ाया नहीं किया है। SC/ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनके आरक्षण यानी कि आंग्ल भारतीय के जो आरक्षण है उन्हें जनवरी 2020 के बाद बढ़ाया नहीं किया। लेकिन फिर भी अभी तो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिकतम 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 331। अब देखिए मनोनीत सदस्य, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो उसमें भाग ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं, परंतु यदि उन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा तो ये मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ऐसा प्रावधान है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह समझ में आनी चाहिए कि आखिर इन्हें मनोनीत क्यों किया जाता है, इन्हें चुना क्यों नहीं जाता। तो इसके पीछे कारण है। कारण ये था कि ये जो आंग्ल भारतीय थे पूरे भारत में बिखरे पड़े थे। अब मान के चलिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 200 हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 हैं, किसी राज्य में ही 50 हैं, तो कैसे चुनेंगे प्रतिनिधि। तो इनके हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व, विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया और वो प्रतिनिधित्व मनोनीत का था, यानी कि 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा और यही पूरे भारत के जो आंग्ल भारतीय हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये प्रावधान कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 331 में। अब अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 जो है 330 का छोटा भाई है। 330 जो था लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण था। अब कहता है अनुच्छेद 332 के राज्यों की विधानसभाओं में SC एवं ST के लिए सीटों का आरक्षण होगा, यानी कि राज्य जो हैं, राज्यों के जो विधानसभा हैं उनमें शेड्यूल कास्ट और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण होगा। कौन सा अनुच्छेद निर्देशित करता है? अनुच्छेद 332, यानी कि अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में SC एवं ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो अनुच्छेद 330 का छोटा भाई है 332, याद रखिएगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में, 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय और 332 विधानसभाओं में SC एवं ST के सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यदि ये प्रावधान नहीं रहते तो फिर उन्हें आरक्षण नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे, अब देखते हैं इसके आगे के अनुच्छेदों को। अब अनुच्छेद 32 के बाद आता है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 जो है वो राज्यपाल को यह अधिकृत करता है या राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य विधानसभाओं में यदि उन्हें लगे कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो एक आंग्ल भारतीय समुदाय को वो नाम निर्देशित कर सकते हैं या मनोनीत कर सकते हैं। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो हमने खास करके ग्रुप C और उसके नीचे के परीक्षाओं में देखा है वो इसी से पूछता है कि अब किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभाओं में निर्देशित कर सकते हैं, नाम निर्देशित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 331, सॉरी गलती हो गया जी, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यपाल वो आंग्ल भारतीयों को राज्य विधानसभाओं में मनोनीत करते हैं। अब अनुच्छेद 334, देखिए 334 को ध्यान से समझ लेंगे। 334 समझने के लिए 334 कहता है कि सीटों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का समाप्त हो जाना या कुछ समय बाद समाप्त हो जाना। कहीं कहीं पे आपको 60 साल मिलेगा, कहीं कहीं पे 70 साल मिलते हैं, लेकिन अमूमन 60 साल ही था कि 60 साल के बाद ये जो विशेष प्रतिनिधित्व है, हालांकि आंग्ल भारतीयों को तो 10 साल के अंदर ही खत्म करने का दिया गया था कुछ चीज़ों में, जैसे नौकरी इत्यादि में और उनके शैक्षणिक अनुदानों को मनोनयन को नहीं। तो ये माना गया कि 60-70 साल में ये जो समाज है कुछ इतना प्रगति कर लेगा कि उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हमारे देश में देखिए कि अब सभी को आरक्षण चाहिए। सब लोग कभी रेल जाम करते हैं, कभी रोड जाम करते हैं, कभी स्टेट ही जाम कर देते हैं। तो अनुच्छेद 334 घोषित करता है कि कुछ समय के बाद ये जो विशेष प्रतिनिधित्व है या आरक्षण है इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन
कालांतर में सरकारों ने इसमें संशोधन किया और इस आरक्षण को 10-10 साल के लिए बढ़ाते गए। वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक, जो कि संविधान का 104वां संशोधन बना, के तहत 2019 में हुआ था। 126वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 25 जनवरी 2020 से इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 334 में जो वर्णित था उसको संशोधित किया गया और उसके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। हालांकि यह पहले भी बढ़ाया गया था, लेकिन वर्तमान में 2030 तक इसे रखा गया है। 25 जनवरी 2030 तक रखा गया है। लेकिन इस अनुच्छेद 334 में जो विशिष्ट वर्गों के आरक्षण को समाप्त करने का जो क्या कह सकते हैं उद्घोषणा थी, उसको जो बढ़ाने का संसद ने निर्णय लिया, उसमें आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया। यानी कि आंग्ल भारतीयों को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 334 समझ लिया। अब है अनुच्छेद 335। 335 कहता है कि सेवाओं तथा पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावे का बना रहना। यानी कि ये अनुच्छेद 335 ये कहता है कि जो भी पद और सेवा सृजित होंगे और रहेंगे, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों के दावे जरूर बने रहेंगे। और इसी में एक जो संविधान संशोधन था बहुत महत्वपूर्ण था, 82वां संविधान संशोधन 2000 कब आया? ये 2000 में 82वें संविधान संशोधन 2000 के तहत ये प्रावधान किया गया। या अनुच्छेद 335 में क्या कहते हैं, इसकी बाध्यता को थोड़ा ढीला किया गया कि नियुक्ति करते समय यदि मार्क कम है तब भी इन्हें नियुक्त किया जा सकता है और क्या कह सकते हैं पदोन्नति में इन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। किस संशोधन के तहत? 82वां संविधान संशोधन के तहत। किसमें? अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 घोषणा करता है कि सेवाओं तथा पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावे का बना रहना। यानी कि जो भी पद और सेवा होंगे उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावे होंगे। 334, 335 ध्यान रखेंगे। 334 जो था वो विशेष प्रतिनिधित्व को खत्म कर रहा था, लेकिन 126वें संविधान संशोधन विधेयक यानी कि 104 जो संविधान का 104वां संविधान संशोधन भी था, उसके तहत आरक्षण को 10 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। अब आइए 336। 336 कहता है कि 336 और 337 को एक साथ देखेंगे। 336 कहता है कि खास सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान, और 337 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रतिनिधित्व या प्रावधान लिख देता हूं। प्रावधान ज्यादा अच्छा शब्द है। देखिए, जो हमारे यहाँ आंग्ल भारतीय थे, यानी कि आज़ादी के समय जो आंग्ल भारतीय थे वो विशिष्ट सेवाओं में लगे हुए थे और उन्हीं का बोलबाला था। बैंक, रेल, तार सेवा इत्यादि में वो बहुतायत मात्रा में काम कर रहे थे। जब आज़ादी हुई, अफरा तफरी मचा, तो संविधान ने उनको आश्वस्त किया कि आप जिस भी पद, सेवा, शर्त के अधीन काम कर रहे हैं, आपको जो भी शैक्षणिक अनुदान दिया जा रहा है वो आगे भी मिलते रहेगा। लेकिन उसमें कुछ परंतु जोड़े गए। पहला, इसके बारे में बता देता हूँ, सेवाओं के बारे में। सेवाओं के बारे में कहा गया कि हर एक 3 साल के बाद, माने पहला 3 साल तो सीधा चलते रहेगा और हर एक 3 साल के बाद 10-10% की कटौती की जाएगी। दो साल के बाद, हर एक 2 साल के बाद 10-10% की कटौती की जाएगी। और जो शैक्षणिक अनुदान था उसमें 3 साल के बाद, यानी कि जो शैक्षणिक अनुदान था उसमें 3 साल के बाद 10-10% की कटौती की जाएगी। और इस तरह के जो उदार अनुदान आपको दिए जा रहे थे, सेवाओं में जो शर्त के जो ढील दी जा रही थी, वो 10 साल के बाद समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 337, 36 और 37, 336 जो था वो सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व जो था आंग्ल भारतीयों को, वो अगले 10 साल के लिए कुछ कटौतियों के अधीन रखा गया। और शैक्षणिक अनुदानों में उन्हें बोला गया कि जैसे पहले, यानी कि अंग्रेजी भारत में आपको शैक्षणिक अनुदान मिलते थे, हम भी वैसे देते रहेंगे, लेकिन हर एक 3 साल में 10% कटौती करते जाएंगे। तो इस तरह से उनके जो विशेष हित थे उसको संविधान ने सुरक्षित किया अनुच्छेद 336 और 337 के तहत, ताकि उन्हें ये न लगे कि भाई हम जहाँ सेवा किए और वहाँ से हमें इस तरह से हटाया जा रहा है या हमें फिर किया जा रहा है। लेकिन
यदि कोई आंग्ल भारतीय अपनी योग्यता के आधार पर सेवाओं में जाता है तो उसके साथ फिर ये व्यवहार नहीं होगी, वो फिर हम आपकी तरह ही नियुक्त हो गए, हम आपकी तरह ही वो रहेंगे। तो 336 सेवाओं से संबंधित था आंग्ल भारतीयों के लिए, और 337 शैक्षणिक अनुदानों से संबंधित था, और ये दोनों जो था वो 10 साल के बाद समाप्त हो गए। क्या हो गए? 10 साल के बाद समाप्त हो गए। अब देखते हैं इसके सबसे कठिन और सबसे विवादास्पद चीजों को। अब देखते हैं अनुच्छेद 338। देखिए अनुच्छेद 338 जो है वो मुख्य रूप से प्रारंभ में एक ही था जो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित था। बाद में अनुच्छेद 338A लाया गया, अनुच्छेद 338 B लाया गया। अब हो सकता है आगे और लाया जाए। देखिए जब भी समाज में लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ और प्रतिनिधित्व चाहिए और राजनीतिकों के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो इस तरह के आंदोलन होते हैं और फिर बाद में उन्हें कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है ताकि व्यवस्था शांत रहे, लोग शांति में रहे। अब आज की स्थिति तो यह है कि हर राज्य में ऐसे ऐसे समुदाय भी आरक्षण मांग रहे हैं जो एक समय में राजा वर्ग में आते थे, शासक वर्ग में आते थे, पता नहीं क्या क्या स्थिति है। खैर देखिए अनुसूचित जाति आयोग यानी कि अनुच्छेद 338 कहता है कि एक राष्ट्रपति समय समय पर एक अनुसूचित जाति आयोग बनाएंगे, और इस आयोग में वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में इसलिए कह रहा हूं कि पहले सिर्फ 338 ही था, कालांतर में 338A आया, 338B आया। पहले अनुसूचित जाति के आयोग था, बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग लाया गया, और फिर बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग भी लाया गया। तो इसके लिए फिर कानूनी प्रावधान संविधान में किए गए और 38A 38B रखा गया। हालांकि इन आयोगों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उनके एक संक्षिप्त बातें आपको बता देता हूँ। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें 3 सदस्य होते हैं। NCSC में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, और ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, यानी कि टोटल 5 लोग रहेंगे जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन 3 अन्य सदस्यों में एक महिला जरूर रहेगी। तो अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 का बी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। देखिए अब ये निर्धारण कर पाना कि कौन सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है बड़ा ही दुष्कर काम है। भारत के कास्ट सिस्टम को यदि समझना हो तो 2 काम कर सकते हैं। पहला, आप एल बासम की किताब अद्भुत भारत पढ़िए, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें साफ साफ दिखेंगे कि कैसे यहाँ जातीय व्यवस्था थी। दूसरा, यदि इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी अनुच्छेद 15 आर्टिकल 50, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने उसको देखा है, बहुतों बार देखा है। उसमें एक जगह पर वो आयुष्मान खुराना ना SP बने हैं उसमें, और वहाँ पे 2-4-10 सिपाही दरोगा वहाँ पे घेरे हुए हैं, और कोई साधु जी का झमेला चल रहा है, बच्ची का अपहरण हुआ उसी में। तो वो पूछते हैं कि आखिर वो कौन कास्ट है। तो वहाँ पे वो जो वर्णन किया गया है उसमें एक सिपाही बोल रहा है कि सर हम फलना कास्ट से हैं, फलना वाला को छुआ हुआ नहीं पीते हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं सर, हम उससे ऊंचा है, वो हमसे नीचा है। भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसके एक घृणित या गलत पक्ष को समझने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं। तो 338 अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC, अनुच्छेद 338A NCST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और उसके बाद अनुच्छेद 338B यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग यानी कि NCBC, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय आयोग बैकवर्ड कास्ट यानी कि NCBC के संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2018 में। खैर देखिए इसको फिर से समझ लीजिए। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रारंभ में सिर्फ एक ही था, बाद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों को देखते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए फिर अलग आयोग बनाया गया। और संवैधानिक पहलू हम जो वीडियो है जिसमें इन क्या कहते हैं इन आयोगों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए रख दिया गया है कि अनुसूचित जाति आयोग का जो वर्तमान रूप है 2004 में आया है, ठीक है। हालांकि ये पहले से था, तो उसमें
और चीज जुड़े हुए थे, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो 2004 के है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। 338 का ए 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 के तहत 89वां संविधान संशोधन 2004 में आया, मैंने जोड़ा गया इसको। संवैधानिक प्रावधान क्या था? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 338 ए जोड़ा गया। परीक्षाओं में जब पूछे तो याद रखिएगा, 89वां संविधान संशोधन के तहत 338 ए जोड़ा गया और इस 338 ए के तहत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित की जाएगी, ऐसा अधिकृत किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, यानी कि इसी की तरह, लेकिन जिसमें एक महिला जरूर होगी। 338 का बी जो है, 338 का बी 123वां संविधान संशोधन से संबंधित था, जो 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2018 में। यानी कि 338 बी के तहत जो एनसीबीसी यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बनेगी, इसे संवैधानिक स्थिति 218 यानी कि 2018 में दिया गया। और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एनसीबीसी के लिए एक आयोग गठित करेंगे, और वो आयोग जो है, यानी कि ये तीनों आयोग 338, 338 ए, 338 बी, अब भगवान न करे हो सकता है कि 338 सी भी हो सकता है, तो ये तीनों आयोग का काम क्या है? 38 अनुसूचित जाति, 38 ए अनुसूचित जनजाति, 38 बी एनसीबीसी शैक्षणिक एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। ये जो आयोग गठित होंगे ये क्या करते हैं? ये आयोग जो है गठित होते हैं तो ये जिस जिस समुदाय के लिए गठित हुए हैं उसके स्थितियों को अवलोकन करते हैं। वो देखते हैं कि इन समुदायों के वृद्धि में, अब वृद्धि क्या मतलब झाड़ थोड़ी चढ़ाना है, नहीं, संविधान के जो प्रस्तावना में लिखा गया, संविधान के जो प्रस्तावना में है कि सबको समान रूप से वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है, उसके में यानी कि उस वृद्धि में कहीं इनके पास या इनके साथ कोई समस्या तो क्रिएट नहीं हो रही है, कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो रही है, और खड़ी हो रही है तो किस प्रकार की हो रही है, तो इन सब चीज़ों का अन्वेषण करना और सरकार के सामने इस बातों को रखना ताकि सरकार उस समस्या पर यानी कि इनके वृद्धि में, इनके नैतिक उत्थान में, इनके सामाजिक उत्थान में, इनके शैक्षणिक उत्थान में, इनके राजनीतिक उत्थान में कोई यदि त्रुटि या समस्या खड़ी हो रही है तो उसको पहचान करके हटाना ताकि कोई बाधा उत्पन्न न हो और ये भी समाज में यानी कि देश के मुख्य धारा में एक सामान्य नागरिक की तरह सम्मिलित रहे। अब देखिए 339 अनुच्छेद 339 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण, यानी कि अनुच्छेद 339 संघ को यह शक्ति प्रदान करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों पर यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन अनुसूचित यानी कि जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति से क्षेत्र हैं उन पर संघ का नियंत्रण रहेगा और जब चाहे संघ उनके कल्याण के लिए कोई भी कार्य कर सकती है, आयोग बना सकती है, कोई अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। अनुच्छेद 339 के देखिएगा अनुसूचित क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हमारे अनुसूचित हैं और उन पर जो अनुसूचित जनजातियां हैं बहुत सारी, उन पर संघ का नियंत्रण होगा, अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों पर संघ का नियंत्रण रहेगा और उनके कल्याण के लिए वो कोई भी कदम उठा सकती है और उस पर कोई भी राज्य आक्षेप नहीं कर सकते। इसी के तहत संविधान में शुरू में ही दिया गया था कि आयोग गठित किया जाएगा या एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो प्रारंभ से 10 साल के अंदर होगा और वो उस पर कमेटी जो आयोग गठित होगा वो रिपोर्ट देंगे। तो इसी के तहत 2 आयोग अभी तक गठित हुए हैं। पहला 1960 में UN धेवर के अध्यक्षता में, इससे जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों पर कल्याण के लिए आयोग गठित हुआ था वो कब हुआ था? पहला 1960 में, UN धेवर थे उसके अध्यक्ष और 1961 में इसने रिपोर्ट दी। दूसरा जो गठित हुआ वो 2002 में, उसके अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया और 2004 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। पहला कब गठित हुआ? 1960 में, पहले ही बताया कि संविधान के 10 साल के अंदर में करना था, तो 60 में गठित हुआ, UN धेवर इसके अध्यक्छ थे। और दूसरा जो गठित हुआ 2002 में, दिलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष थे और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में दी। तो ये था अनुच्छेद 339। हालांकि परीक्षाओं में जो ग्रुप बी के परीक्षा होते हैं उसी में ज़्यादा पूछता है, आपको ग्रुप सी वाला में ज़्यादा ये पूछेगा, अनुच्छेद 338, 338 ए, 338 बी।
तो ये है हमारा राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से संबंधित। अब देखते हैं अनुच्छेद 340। अब देखते हैं अनुच्छेद 340। देखिए 340 अपने देश में सबसे विवादास्पद अनुच्छेदों में रहा है, और राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी। एक दौर था, हालांकि उस समय हम बहुत छोटे थे, जो हमसे बड़े होंगे उन्हें याद होगा कि आरक्षण के लिए 90 के दौर में बहुत ज़बरदस्त समर्थन और विरोध दोनों चला था, और उसी समय राम मंदिर के भी मामला आया था। तो राजनीतिक रूप से मंडल और कमंडल आयोग खूब चर्चा में रहे थे। खैर वो राजनीतिक मामले थे। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़े वर्ग की दशाओं के लिए के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति, अर्थात अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह अधिकृत करता है कि राष्ट्रपति जब चाहें तब अपनी इच्छा से भारत में पिछड़े वर्ग की दशा और दिशा देखने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। याद रखिए। अब कहिए कि भाई तो 338 में क्या समझा रहे थे, तो वो आयोग के बारे में, लेकिन ये शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 340। 340 ये कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहें तो पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। अब ये पिछड़े वर्ग कौन होंगे? इसका निर्धारण राष्ट्रपति की अधिसूचना से होती है, मैंने पहले भी बताया, और राज्यपाल से परामर्श के बाद होती है। और जब एक बार अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसमें काट छांट यानी कि जोड़ और घटाव संसद करती है, न कि राष्ट्रपति करेंगे। तो इसी के आधार पर, यानी कि अनुच्छेद 340 के द्वारा प्राप्त शक्ति के आधार पर सर्वप्रथम 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी के लिए एक आयोग बना, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े दुर्बल लोगों के लिए, जिन्हें आजकल बहुधा ओबीसी कहा जाता है, उनके लिए एक आयोग बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। कब बना? 1953 में। रिपोर्ट कर दिया 1955 में। लेकिन इसके रिपोर्ट को अस्पष्ट, अव्यवहारिक और धुंधला माना गया, और सरकार ने इसके रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया। अब ये राजनीतिक मामला हो सकता है कि उस समय सवर्ण मानसिकता के लोग ज़्यादा थे, इसलिए उसको नहीं लागू किए, या सवर्ण मानसिकता के लोगों का कहना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये चीज़ था इसमें, वो अलग बात है, अलग राजनीतिक मामला है। जब राजनीति पढ़ेंगे तो उसमें समझिए, हम अभी संविधान पढ़ रहे हैं, तो इसके तहत हम बता रहे हैं कि पहला जो आयोग बना था 1953 में, और 1955 में रिपोर्ट दिया। परीक्षाओं में यही पहले सबसे ज़्यादा पूछता है कि काका कालेकर कमेटी संबंधित थी, काका कालेकर आयोग संबंधित था, तो ओबीसी आरक्षण से था। फिर जो सबसे बड़ा मामला आया अपने देश में सन 1979 में, यानी कि 197 में आया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। इसी के आधार पर इसे मंडल आयोग कहा गया। क्या कहा गया? मंडल आयोग कहा गया। और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया। कब दिया? 1980 में। तत्कालीन जो सरकार थी उसने इस आयोग के रिपोर्ट को लागू नहीं की, या हो सकता है उस समय राजनीतिक स्थिति लागू करने की नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे लोगों का कुछ कहना, बहुत सारे लोगों का कुछ कहना, हम उस पर नहीं जाएंगे। इसके संवैधानिक पहलू पर आते हैं कि 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में ओबीसी के लिए एक आयोग बना, और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। और 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी उसने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। यानी कि मंडल आयोग के सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण 1990 में दिया गया। हालांकि मामला कोर्ट में भी गया। कालांतर में कोर्ट ने उनके, यानी कि आरक्षण देने के स्थिति को अपनी मुहर लगाई, और ये आरक्षण को संवैधानिक स्थिति प्रदान की और कानूनी मान्यता भी प्रदान की। यानी कि जो कोर्ट में सरकार गई थी, नरसिम्हा राव की सरकार, वो बोली कि भाई ये क्या मामला है, इसको देखिए, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ आप आरक्षण दे सकते हैं, और तब से 27% आरक्षण इन्हें दिया जा रहा है। देखिए, जो पिछड़ा है, जो नीचे है, सही में उसको जरूर ऊपर उठाना चाहिए, और इसमें कानूनी और नैतिक दोनों प्रावधान जरूर होने चाहिए। तो अनुच्छेद 340 जो है पिछड़े वर्ग के आयोगों के पिछड़े वर्ग के देखने के लिए एक आयोग नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। 341, 342, 342A, देखिए तीनों लगभग एक ही हैं। 341 कहता है कि अनुसूचित जातियां, यानी कि भारत में अनुसूचित जातियां कौन होंगी। दूसरा 342 कहता है कि भारत में अनुसूचित जनजातियां कौन होंगी, और 342 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन होंगे। तो इन सबका जो
निर्धारण है वो राष्ट्रपति के अधिसूचना से होते हैं। समय समय पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं और वो कहते हैं कि भाई अमुक राज्य में अमुक वर्ग जो है उसे हम एससी मानते हैं, उसे हम एसटी मानते हैं, या उसे हम ओबीसी मानते हैं, उसे हम ईबीसी मानते हैं, जो भी मानना है ईडब्ल्यूएस मानते हैं, वो राष्ट्रपति की अधिसूचना से होती है। और राष्ट्रपति जो अधिसूचना जारी करते हैं संबंधित राज्य, यानी कि बिहार का मामला है तो बिहार के राज्यपाल से पूछ के, झारखंड का मामला है तो झारखंड के राज्यपाल से पूछ के, यूपी का मामला है तो यूपी के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद ही अधिसूचना जारी करते हैं। और एक बार जब अधिसूचना जारी हो गई तो उसमें काट छांट, यानी कि समुदायों का जोड़ और समुदायों का घटा, यानी कि समुदायों को और समुदायों को उसमें जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, और अन्य समुदायों को उसमें से निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए, ये काम संसद करती है। समझ रहे हैं? यानी कि 341 ये परिभाषित करता है कि भारत में कौन अनुसूचित जाति होगा, 342 ये परिभाषित करता है कि कौन अनुसूचित जनजाति होगी, और 342A परिभाषित करता है कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे। और ये सारी परिभाषा राष्ट्रपति की अधिसूचना से होती है और साथ ही राज्यपाल से परामर्श के बाद, और इस एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें काट और छांट संसद करती है। तो ये था हमारा आज भारत में पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी से संबंधित अनुच्छेदों, यानी कि भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 भारत में विशेष वर्ग एवं उनके अधिकार। तो आशा है कि आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और लाभ उठाइए। अंत में मैं फिर से ये कहना चाहूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें, संविधान पढ़ें या कोई भी खंड पढ़ें, तो एनसीईआरटी के बुक और साथ ही मानक लेखकों के बुक को जरूर पढ़ें, ताकि आपका दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों साफ रहे। और साथ ही जब पढ़ें तो सुस्पष्ट पढ़ें, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, ताकि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की जरूरत न हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।